चार साथी कुछ बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विषय पर। क्या आदिवासी समाज बदल रहा है? जीवन परिवर्तनशील है, दुनिया में निरंतर बदलाव हो रहा है, तो आदिवासी समाज की मानसिकता में भी बदलाव हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। कब से बात शुरू करें? 2003 के पहले तक हम बोकारो में रहते थे, प्रभात खबर के कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में, कार्यालय संवाददाता के रूप में। वहाँ से फिर बाद में यहाँ तबादला हो गया। उस समय प्रभात खबर एक हरिवंश जी आए हुए थे, हरिवंश जी संपादक बन चुके थे, प्रधान संपादक, और पहला एक विशेषांक निकल रहा था, बहुत बड़ा, मतलब झारखंड पर, और उसमें तमाम इंटेलेक्चुअल बड़े लोगों का इंटरव्यू था, शामिल करने की योजना थी, बहुत कुछ आते थे। फैसल अनुराग भी उस अभियान से जुड़े थे। खैर, जब हम यहाँ आए और पॉलिटिकल डेस्क के इंचार्ज बना दिए गए, लेकिन शुरू में यही काम सौंपा गया कि अब जाइए, सारे जो भी हैं लोग, बड़े लोग, मैंने इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, उन लोगों का इंटरव्यू कीजिए। झारखंड के बारे में उनकी दृष्टि क्या है, विकास की दृष्टि कैसी हो, क्या चाहते हैं वो, क्या उनका नज़रिया क्या है। इस संबंध में बहुत सारे लोग से मिले, उस समय जो प्रोमिनेंट लीडर थे, और उन सबों में एक बाबूलाल मरांडी भी थे। उस समय उनका भी इंटरव्यू लिए थे। बाबूलाल मरांडी तो 2003 में शायद 2000 में तो मुख्यमंत्री बने थे, अलग झारखंड राज्य बना, लेकिन 2003 जब हम यहाँ आए थे, शायद उस समय तक उनको इस्तीफा दे देना पड़ा था और अर्जुन मुंडा बन गए थे। वो एक अलग कहानी है। या हो सकता रहे हो मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री रहते तो इतनी सहजता से शायद हम नहीं मिल पाते। तो उनसे एक बड़ा इंटरव्यू किए थे उस समय, तो उन्होंने कहा था, उनका कहना था, विकास दृष्टि क्या थी कि संचार माध्यमों का विकास होगा, सड़कें बनेगी, तो इससे विकास होगा। विकास का यही कंसेप्ट था। उन्होंने बाद में एक किताब भी लिखी थी, ग्रेटर रांची। उसमें पहली बार खुल के ये लिखा था कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल टेनेंसी एक्ट जैसे कानूनों में बदलाव होना चाहिए। और बदलाव क्या, कि आदिवासी जनता को भी, आदिवासियों को भी अपनी जमीन बेचने का हक होना चाहिए, ताकि वो जमीन बेचकर धन्ना सेठ बन सके, पैसा कमा सके और उस पैसे से अपना जीवन सुधार सके, पढ़ लिख सके, बिजनेस कर सके, इस तरह की बातें। लेकिन हम लोग उनके इस नज़रिए के घोर विरोधी थे। हालांकि पत्रकारिता में तो व्यक्तिगत मेरे लिखते समय या इसमें व्यक्तिगत राय या जो सिद्धांत है वो नहीं चलता है, तटस्थ होकर भरसक उसको लिखना पड़ता है, लिखना चाहिए भी। लेकिन तो भी हम लोगों को ये बात बहुत जचा नहीं। और सच पूछे तो उसी किताब के रिएक्शन में हम एक किताब लिखे थे, आदिवासी संघर्ष गाथा,
प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली उसको छापी थी, जिसने मेरे पहले उपन्यास समरसेस को है को भी छापा था। तो दूसरी किताब वो थी, पतली सी थी और बहुत महत्वपूर्ण किताब थी मेरे हिसाब से। अपने वो जो पहले सेटलमेंट अफसर झारखंड में बने थे अंग्रेजों के ज़माने में, जे रीड शायद या क्या नाम था, उनका सर्वे रिपोर्ट था उस समय का, और उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी थी। उसी का मूल किताब, वो सर्वे रिपोर्ट किसी तरह हमको मिल गया था। तो उसमें बहुत सारे, वो तो था सर्वे रिपोर्ट, लेकिन उसमें भूमिका के तौर पर बहुत सारी बातें आदिवासी समाज के बारे में, वहाँ के अर्थव्यवस्था के बारे में और सारी चीज़ें थीं, और उनके संघर्षों के बारे में भी। तो किताब का मूलाधार वही था। तो साथ ही इतना भी विषयांतर कर दिए हम, जहाँ कहाँ बात शुरू कर रहे थे कि झारखंड माने आदिवासी समाज में बदलाव हो रहा है क्या, और ले आए हैं आपको इन सब बातों में। लेकिन हाँ, फिर उस किताब को लेकर हम छपने के बाद बाबूलाल जी से मिले भी, और उनको उस किताब की भूमिका अपनी पढ़ने के लिए दी, और उन्होंने मेरे सामने गौर से उसको पढ़ा, कोई जवाब नहीं दिया। उनको हम बता भी दिए कि आप जो ग्रेटर रांची में लिखे हैं उसके खिलाफ है कि आदिवासियों ने कितने लंबे संघर्ष के बाद संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जैसे कानून बनाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर किया था, कितनी शहादत दी थी उसके लिए। इसलिए इतना आसानी से मत कर दीजिए। ऐसे भी हम महसूस करते हैं कि जमीन के साथ जैसा रिश्ता आदिवासियों का है, वैसा गैर आदिवासी समाज का नहीं है। जमीन खरीद फरोख्त की वस्तु है, और है उनके लिए। और इसका बैकग्राउंड है कि गैर आदिवासी समाज में या आदिवासी समाज के बाहर की दुनिया में जमीन के साथ मनुष्य का रिश्ता कैसा है, कैसे इसको देखेंगे, तो भाई उस वहाँ मान के चला जाता है कि सारी धरती है, कायनात है, इसके मालिक तो ईश्वर हैं, भगवान हैं, और राजा उसका प्रतिनिधि होता था। तो वो मालिक स्वाभाविक होता था उस जमीन का, जायदाद का, जो भी संपत्ति परिसंपत्ति है, और वो देता है रैयतों को खेती बाड़ी करने के लिए जमीन, और इसके बदले वो राजस्व वसूलता है, उससे टैक्स लेता है। यही परिपाटी चली आ रही है बहुत दिनों तक, सामंती युग में या राजवंश के युग में यही चला। अंग्रेज लोग भी, अब पूरी दुनिया में यही चलता है। लेकिन आदिवासी समाज में जमीन के साथ रिश्ता मनुष्य का एक अलग है। आदिवासी मान के चलते हैं कि जमीन उनको किसी राजा या सामंत ने नहीं दिया है, उनको जमीन मिला है उनके पूर्वजों से। उनके पूर्वजों ने अपने मेहनत मशक्क़त से जंगल साफ किया, या जो धरती थी उसको खेती योग्य बनाया, और वो इसलिए वो नैसर्गिक रूप से उस जमीन के मालिक हैं, और पुष्ट दर पुष्ट वो जमीन हमने प्राप्त किया है, और इसलिए हम इसके लिए किसी को टैक्स और लगान वगैरह नहीं देंगे। और जो भी आदिवासी संघर्ष है उसके मूल में यही चीज़, चाहे सिद्धू कान्हू का फूल हो या बिरसा का उलगुलान हो, या आज भी जो संघर्ष हो रहा है जल जंगल जमीन के लिए के प्रति आदिवासियों की जो प्रतिबद्धता है, उसके साथ उनका रिश्ता है,
उसको हम इसी पृष्ठभूमि में देखते हैं और समझते हैं। इसलिए आदिवासी क्षेत्र के बाहर भी जमीन बिकता है, लोग बेचते हैं समय पर, संपत्ति ही है वो, और गाढ़े वक्त में काम आती है किसी तरह। लेकिन वहाँ उसको लेकर कोई खास उस तरह का जो रागात्मक रिश्ता या जो जो जमीन के साथ एक मजबूत रिश्ता होता है वैसा नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश रहती है कि ज़मीन का ज़्यादा से ज़्यादा हमको मुआवजा या कीमत मिल जाए, बाजार भाव अच्छा मिले, बस इतनी कोशिश रहती है। आदिवासी बेल्ट में भी आप देखेंगे कि आदिवासी समाज के बीच में जो लोग, कुर्मियों के बारे में लगता है कि उनको भी ज़मीन से मोह है, रिश्ता है गाढ़ा, वो भी अपनी ज़मीन को से लगाव रखते हैं। लेकिन अन्य समुदाय जो बीच बीच में बसे हुए हैं पुराने ज़माने से ही, जैसे मुसलमान जो आए वहाँ, या अन्य जो ओबीसी समाज के बहुत सारे लोग जो आदिवासी समाज के बीच ही रहते हैं, उन लोगों के मन में यदि ज़मीन तो उनके पास बहुत नहीं है, लेकिन जो है तो वो लगाव नहीं होता है। इसलिए ज़्यादातर जगह ज़मीन वो आसानी से बेच के निकल लेना चाहते हैं वहाँ से, और इसीलिए बहुत सारे आंदोलनों में ये कमज़ोर कड़ी होती है कि हम जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, या किसी जैसे जिंदल और मित्तल के खिलाफ लड़ाइयाँ चल रही थी उस समय, चाहे भूषण के खिलाफ पोटका में, तो मेरा अपना देखा हुआ है कि जो आंदोलन चल रहा था सिंहभूम में, पोटका में, तो वहाँ जो गैर आदिवासी आदिवासियों के बीच बसे हुए थे, वो लोग ज़्यादातर ज़मीन कंपनियों को बेचने के लिए उतारू हो जाते थे, उतारू बेच देते थे। उसके दलाल सब तो गलत अर्थ मत लीजिए, माने बिचौलिया बन जाते थे, और अभी भी हो रहा है, अभी भी। अब इतनी भूमिका हम जो आपको दे रहे हैं, चाहे गए भी, उस ताज़ा संदर्भ ये है कि अभी खूंटी में जैसे सड़क बन रहा है, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ चुका है। 4 लेन सड़क के बारे में जो नया बनने वाला है, कहा जा रहा है कि 200 फीट चौड़ा होगा वो सड़क। यानी सामान्य सड़क जो है अभी जो जा रहा है उसका जस्ट डबल, माने ये 100 फीट चौड़ा होगा। तो अब जो भी सड़क बनेगा रिंग रोड टाइप का, चाहे उस तरह का, तो वो 200 से ज़्यादा चौड़ी सड़क, और वो गुजरेगा जहाँ से, तो वो ज़मीन तो अधिग्रहण होगा ही। और वो बहुत चिंता की बात नहीं है, ज़मीन थोड़ा बहुत गया तो गया, ठीक है, कुछ लोगों का जाएगा, बहुत लोगों का नहीं जाएगा। मान लीजिए 1 लाख की आबादी है तो उसमें 200-400 लोगों का ज़मीन जाएगा, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क ये पड़ेगा कि जब एक सड़क कहीं से गुजरता है तो सड़क के साथ पूरा वो उस पूरे इलाके का की जैविक परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। सड़क के दोनों तरफ की ज़मीन बिकने लगती है, और ये आप कहेंगे कि जब छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, 5वीं अनुसूची है, और तरह तरह के कानून है, पेशा का बात अभी हम नहीं करेंगे, पेशा के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं लोग, लेकिन इसके बगैर भी जितने मजबूत कानून है, इसके बावजूद ज़मीन कैसे बिकेगा, कैसे बिक जाता है? तो बिक जाता है रजामंदी से उनके। और रजामंदी का वजह क्या बनता जा रहा है? हम सीधा मानते हैं कि अपसंस्कृति जिसको कहते हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव, आदिवासी समाज में भी जो एक मिडिल क्लास पैदा हो गया, उसका बदला हुआ नज़रिया। अब तो आदिवासी समाज में ही एक बड़ा तबका ऐसा है जो मानता है कि
बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा, आदिवासी बनिया बनेगा तभी उसका उद्धार है। हालांकि रामदयाल मुंडा जैसे लोग कहा करते थे कि आदिवासियों को अभी 1000-2000 वर्ष लगेगा बनिया बनने में। तो वो प्रक्रिया। और दूसरा ये भी समझने का कि कोई भी किसी भी समाज में जो बिजनेस करते हैं जो लोग, वो हर आदमी व्यापारी नहीं बन जाता है, उसका एक छोटा सा तबका बनता है। जैसे हिंदू वर्ण व्यवस्था में ही है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो उसमें व्यापार वाणिज्य करने का जो स्वभाव और अधिकार, अधिकार तो नहीं कहेंगे, स्वभाव जो है, प्रवृत्ति है, वो वैश्यों में है, सारे लोगों में नहीं। लेकिन यहाँ जो फर्क होता है, सवाल है कि बिजनेस कितने लोग करेंगे या करना चाहिए कुछ को, वनिक दृष्टि की होती है, मुनाफा की दृष्टि की होती है कि हम कोई माल, माने जो भी खेत को भी, एक जमीन को भी हम मानेंगे एक बिकाऊ माल, खेती से जो उपज होगा उसको भी मानेंगे बिकाऊ माल, जो भी करेंगे पैदा मुनाफे के लिए। जैसे अभी तक आदिवासी समाज मंडियों में नहीं जाता है धान लेके, वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने साल भर खाने पीने के लिए वो खेती बाड़ी करता है। तो ये सब फर्क है साथी। लेकिन जो बदलाव ये नया आ रहा है वो है कि अब मेरे कई साथी, चाहे मेरे घर में ही हमारी बहस होती है, चाहे औरों से भी, कि आदिवासी समाज को भी तो चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, नए नए मोबाइल चाहिए, सारा कुछ चाहिए। उनमें इच्छा नहीं हो सकती है? जरूर हो सकती है, और होना चाहिए कि जीवन की परिस्थितियाँ बदले, भौतिक सुख सबों को प्राप्त हो। लेकिन साथ ही दिक्कत ये है कि आदिवासी समाज के पास पूंजी के रूप में जमीन और अपने श्रम के अलावा कुछ नहीं है। तो वो जब भी उपभोक्ता वस्तुओं की तरफ बढ़ता है, उसकी ललक बढ़ती है, उसकी ज़रूरत बढ़ते हैं, तो वह इन्हीं दोनों चीज़ों को बेचने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, होने लगा है। जैसे श्रम तो बेचता ही है, लेकिन मान लीजिए कि जैसे हमारे बहुत सारे, हम जिस बस्ती में हैं, चाहे और जो जानकारी मेरा इलाका है, वहाँ के लड़के लड़कियाँ हैं, अब सबको मन करता है कि मोबाइल रखें। मोबाइल रखें तो आप कहाँ से लाइएगा? तो आप, जैसे आपका जो पड़ोसी है बगल में, सीसीएल का कोई कर्मचारी है, उसका बेटा है, उसमें और आप में फ़र्क है। वो तो अपने बाप की कमाई का पैसे से खरीदेगा। आपके पास क्या है? आपके पास दो ही चीज़ है, ज़मीन है थोड़ा बहुत, और इसके अलावा अपना श्रम है। श्रम की जो कीमत है, तो यदि आप जाके चाकरी भी कहीं करते हैं तो 6 महीना पूरा कमाइएगा, तो जो कमाई खरीद, तो एक अच्छा मोबाइल आप खरीद पाइएगा। लेकिन ये प्रवृत्ति बढ़ा है और बढ़ रहा है, और इसलिए हमको लगता है कि मानसिकता थोड़ी बदली है, और सभी इलाकों में, क्योंकि आपके पास है, अधिकार तो है, आपके पास कानून भी है कि आपकी ज़मीन आप उसको नहीं बेच सकेंगे, लेकिन आप, वो बिक रहा है अभी। और सड़कें जो बनती हैं वो इस प्रक्रिया को और तेज करती हैं। जैसे रिंग रोड बना है ना, चारों तरफ देखिए, चारों तरफ रिसोर्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े मैरिज हॉल बन रहे हैं, फार्म हाउस बन रहे हैं, कॉलोनियाँ बन रही हैं, घर इंडिविजुअल आलीशान बन रहे हैं, पैसा है, और ट्राइबल लैंड पर ही हो रहा है ये सब। तो कैसे हो रहा है?
तो ट्राइबल बिक रहा है ना भाई ज़मीन। अब उसको कब तक आप कहिएगा कि आदिवासी मासूम है, भोला है, उसको ठग लिया जाता है या ये सब। वो भी है, वो भी पहलू उसका है, लेकिन उसके साथ-साथ लगता है कि वो धीरे-धीरे उपभोक्तावाद के गिरफ्त में भी पहुँच रहा है। और यदि इस तथ्य को हम नहीं समझेंगे, तो हम पुराने ढर्रे का आंदोलन करते रहें, बनाते रहें मुद्दा, जनता ही आपका साथ नहीं देगी। वो हम लोग देख रहे हैं कि जल जंगल ज़मीन को लेके कोई बड़ी लड़ाई नहीं हो रही कहीं भी अब। जैसे अभी खूंटी में हो रहा है ना, सुन रहे हैं कि इस सड़क जब बन रहा है तो उसमें मिश्रित प्रतिक्रिया है। बहुत सारे लोग सहमत हैं कि सड़क बने, सड़क से विकास होगा, सहूलियतें बढ़ेगी लोगों को। कहीं न कहीं दबी हुई ये भी भावना रहती है कि जब बनेगा तो ज़मीन का भाव ऊपर होगा, ज़मीन का भाव कीमत बढ़ेगी। ये सब है, तो इसलिए इसको आप एकदम नकार नहीं सकते हैं। जैसे नियमगिरी में, उड़ीसा में कंध आदिवासी हैं, उन्होंने वहाँ वहाँ जो वेदांता कंपनी जो है वो बॉक्साइट का खनन कर रही है। प्लांट उसने किसी तरह लगा भी लिया है, लेकिन बॉक्साइट जो है नियमगिरी पहाड़ के ऊपर है और इत्तेफाक से उन जगहों पर है जहाँ पर कंध आदिवासी बसे हुए हैं। तो उन लोगों ने शुरू से विरोध किया, उसका विरोध किया, तो बाद में ये भी हुआ, कोर्ट को भी हस्तक्षेप, सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि आप जाके ग्राम सभा से सहमति लीजिए। यदि वो सहमत होंगे तभी आप वहाँ बॉक्साइट का उत्खनन कर सकते हैं। और तब 120 गांव था, वहाँ ग्राम सभाएं थी नियमगिरी क्षेत्र में। वहाँ 120 में 12 ग्राम सभाओं में बैठक किया गया। जिस डिस्ट्रिक्ट जज वहाँ जाते थे, कोर्ट जाता था मतलब बजाते, और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वहाँ ग्राम सभाओं की बैठक हुई। आज 12 के 12 ग्राम सभाओं ने कह दिया कि हमको नहीं चाहिए बॉक्साइट, हम उत्खनन नहीं होने देंगे। नियमगिरी मेरा ईश्वर है, मेरा भगवान है, हम अपने इस पहाड़ के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। वैसा जज्बा आपको खूंटी क्षेत्र में दिख रहा है क्या? सड़क तो बन रहा है, और जैसा कि हम कहें मिश्रित प्रतिक्रिया अभी शायद सरकारी तरफ से ऐलान हुआ है कि वहाँ 17 जगह या कितने जगहों पर ग्राम सभाएं होंगी। लेकिन ग्राम सभाएं शायद ये परामर्श के लिए नहीं होने वाली हैं। अब वो कैसे मैंने या किस लिए हो रहा है हम ठीक से नहीं जानते हैं अभी, देखिए। लेकिन जो हमको जानकारी मिला है कि वहाँ मिश्रित प्रतिक्रिया है। एक तो जो लोग गैर आदिवासी बसे हुए हैं जहाँ जिन इलाकों में, वो तो एकदम सहमत हैं इसके। और आदिवासी समाज में भी दो तरह के किस्म के लोग हो गए हैं। बहुत सी बातें हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति, फिर आपका जो अभी मुफ्त में राशन जब मिल रहा है तो लोगों को लगता है कि धान ही ना पैदा करते हैं, धान तो खाने भर सरकार दे ही रही है। ग्रामीण इलाकों में भी शायद उतना नहीं गया है, लेकिन शहरी इलाकों में बस आदिवासी समाज में तो एकदम दिखाई दे रहा है कि खाने भर राशन तो मिलता ही है, तो इतना मेहनत मशक्कत करके खेती बाड़ी क्यों किया जाए। तो ये सब ज़्यादा बड़ी चुनौतियां हैं, और ये समझने की ज़रूरत है कि क्या वास्तव में आदिवासी समाज उस
उन्हीं मनस्थितियों में है जैसे 2-3 दशक पहले तक था, या उसमें कुछ बदलाव आ रहा है? अब बदलाव के कारण क्या हैं? हम लोग तो तटस्थ दृष्टि से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और हमारे साथी, हमारे आंदोलनकारी साथी, सारे लोग मान रहे हैं कि धीरे धीरे इससे आदिवासी समाज कब की भारी क्षति होगी। लेकिन जमीनी संघर्ष तो कहीं दिखता नहीं है। यदि एक ठोस आंदोलन, सतत आंदोलन यदि चल रहा है, तो फायरिंग रेंज के खिलाफ जेरोम और उनके साथियों ने जो लगातार उसको जीवित रखा है, उस संघर्ष को, एक वो और तो कहीं नहीं दिख रहा है हमको। चल रहा है कोई, और अभी इत्तेफाक से पिछले 5 वर्षों से, पिछले हेमंत सोरेन की सरकार रही है, और इस बार भी प्रचंड बहुमत से आई है और रहेगी। इसलिए दमन उस रूप में नहीं होगा जैसा कि रघुवर दास के जमाने में हुआ था। खूंटी में ही क्या क्या हुआ था, सबों को याद होगा किस तरह से हुआ था। ठीक है, तो अभी आंदोलन हो सकता है। उस समय जिस तरह सेना मार्च कर रही थी खूंटी में, वैसा शायद अब नहीं होगा। लेकिन असली चुनौती आंदोलन खड़ा करने की है, किसी भी मुद्दे को लेकर। और सबसे बड़ी बाधा मेरी समझ से जो आदिवासी समाज की मानसिकता में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं, ये ज़्यादा बड़ी चुनौती है। इससे हम लोग कैसे निपट पाएं, ये सोचना है। धन्यवाद साथी।